Okay, so let's begin today with paintings. हर एक आर्ट फॉर्म का सबसे बेसिक जो एक आर्ट होता है दैट इज़ योर पेंटिंग्स। पेंटिंग की अगर बात करें तो पेंटिंग आपके कलर्स एंड लाइंस के थ्रू इमोशंस एक्सप्रेस करने की एक बहुत ही अल्टीमेट एंड बहुत ही इंटीमेट कला है। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा कि द एम ऑफ आर्ट इज टू एक्सप्रेस इमोशंस बाय इमिटेटिंग द एनिमेट एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर थ्रू द लाइंस एंड कलर्स। ये आपको देखने को मिलता है कि आर्ट का एम क्या है कि आपके जितने भी नेचुरल एलिमेंट्स हैं, जो लाइंस हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए, उसके थ्रू आप अपने जो इमोशंस है उसे आप एक्सप्रेस करें। इंडिया में देखने को मिलता है कि 5000 ईयर्स ओल्ड का हड़प्पन कल्चर हुआ करता था, जहाँ पे आपको जो पेंटिंग्स है उसके एविडेंसेस मिल जाते थे। इसके अलावा डिपार्टमेंटल एक्सकेवेशन के दौरान जो है आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे मॉडल्स मिले हुए हैं पेंटिंग्स के जो आपको एक्सप्रेसिवली डिफरेंट बनाते हैं। इसके अलावा देखने को मिलता है कि देयर वर द केव्स ऑफ भीमबेटका, जो कि महाराष्ट्र सॉरी मध्य प्रदेश में आई हुई है। तो भीमबेटका की ये जो मध्य प्रदेश की केव्स है, वहाँ पे आपको सबसे पुरानी, सबसे फर्स्ट प्रिमिटिव मैन की जो स्टोन एज के पर्सन्स थे, उनकी जो डिज़ाइंस थी, उनकी जो पेंटिंग्स थी, वो देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको बहुत सारे स्केचेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि एलिफेंट हो गए, डायनासोर्स हो गए, डियर हो गए, अजंता। राइट, ये जो मैंने तीनों चीज़ें बताई आपको, एलिफेंट, राइनोसोरस एंड डियर्स वगैरह के आपको पिक्चर्स देखने को मिलेंगे, पेंटिंग्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बहुत ही फेमस केव्स है हमारी अजंता इलोरा। अजंता इलोरा में आपको इन कंपेरेबल स्पेसिमेन देखने को मिलेंगे। इनकम्पेरेबल मतलब कि जिसकी कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती, ऐसे बेनमून आर्ट फॉर्म्स देखने को मिलेंगे। राइट, इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया के ट्रेडिशंस में त्योहारों के दौरान या आपके फेस्टिवल्स के दौरान आपको देखने को मिलता है कि वेरियस पिक्चर्स, गणेशा, स्वस्तिक वगैरह की रंगोली की जाती है। दिवाली में हम लोग न्यू ईयर पे रंगोली का ट्रेडिशन रखते हैं, राइट, विच इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू द आर्ट फॉर्म ऑफ पेंटिंग्स। राइट, इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइन आर्ट्स ऑफ इंडिया। फाइन आर्ट्स में अब अगर बात करें तो एंटरटेनमेंट के लिए जितनी भी चीज़ें बनी गई है, जैसे कि सिंगिंग हो गया, प्लेइंग हो गया, डांसिंग हो गया, परफॉर्मिंग रोल्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स हो गया, ये सारी सारी चीज़ें आपके फाइन आर्ट्स में आती है। भारत के अंदर फाइन आर्ट्स अगर देखोगे तो उसके लिए दो स्क्रिप्चर्स बने हुए हैं। फर्स्ट इज रामायण एंड सेकंड इज महाभारत। रामायण एंड महाभारत वैसे तो बहुत बड़े काव्य है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी ऋचाएँ दी गई है, बहुत सारे श्लोक दिए गए हैं, जिसका प्रॉपर उच्चारण आपको रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, कैसे सिनेरियो हुआ करते थे उसके बारे में अवगत करवाते हैं। ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन। सबसे पहले शुरू करते हैं म्यूज़िक से। इंडिया की जो म्यूज़िक है वो बाकी के वर्ल्ड की म्यूज़िक से बहुत ही अलग है। अलग कौन सी सेंस में अलग हो गए? आपके ट्यून, रिदम एंड हारमोनी के सेंस में। अगर हम लोग बात करें तो इंडिया के अंदर देयर वर 4 वेदास, जिसका नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। उसमें जो सामवेद है वो स्पेसिफिकली डेडिकेट किया गया है म्यूजिक के साथ। इसके अंदर सामवेद के अंदर आपकी जितनी भी ऋचाएँ है या ऋचाएँ है, उसको एक अलग टोन से, अलग रिदम से बोलने की एक पूरी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो आपको यहाँ पे बताता है। सामवेद के अंदर 7 प्रकार के रागों का उल्लेख देखने को मिलता है। दैट इज सा, रे, गा, मा, पा, द, नी। 7 प्रकार के राग देखने को मिलेंगे आपको। और ये सातों के सातों जो है वो आपके म्यूजिक के वोवेल्स है। एंड इंडिया की म्यूजिक जो है अगर देखा जाए तो 2 पार्ट में डिवाइड की जाती है। फर्स्ट इज आपके क्लासिकल म्यूजिक एंड सेकंड इज आपके फोक म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक आपके देखने को मिलेगा कि आपको भरतनाट्यम के साथ साथ जो म्यूजिक यहाँ पे देखने को मिलता है, या उसके अलावा जो आपको देखने को मिलेगा कि तमिल वगैरह जैसे क्षेत्रों में ये जो क्लासिकल म्यूजिक जो सुनाया जाता है दैट इज़ योर क्लासिकल म्यूजिक। गुजरात के अंदर गरबा जो है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर क्लासिकल म्यूजिक। एंड इसके अलावा फोक म्यूजिक यानी कि लोक कला। ठीक है, जो लोगों के लाइफ के साथ, लोगों की जो रहन सहन है उसके साथ एसोसिएटेड हो, ऐसा आपका फोक म्यूजिक। अगर देखा जाए तो इन टोटल देर आर 5 रैग्स, जैसे 5 प्रकार के राग है। 5 राग कौन से हैं? श्री राग, दीपक राग, हिंडोल राग, मेघ राग एंड
भैरवी राग। अगर आपको बारिश लानी है तो आप मेघराग गाएंगे। अगर आपको धन कमाना है, अगर आपको लक्ष्मी कमानी है तो आप श्री राग गाएंगे। अगर आपको दिए जलाने हैं, आपको आग लगानी है तो आप दीपक राग गाएंगे। सो एंड सो भैरवी एंड हिंदोल राग भी उसी तरीके से कुछ ना कुछ यहाँ पे हमें डिनोट करता है। अब पूरे भारत में ऐसा माना जाता है कि जो म्यूजिक है वो भगवान शिव के पंचमुख में से निकला हुआ है। और ये जो राग है, ये राग भगवान शिव के पंचमुख में से निकले हुए पंच राग है। एंड इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि देयर वर सेवरल रिटर्न डॉक्यूमेंट्स ऑफ म्यूजिक, जिसके अंदर 3 मेजर आपके बुक्स का वर्णन आपको देखने को मिलता है। फर्स्ट इज संगीत मकरंद, सेकंड इज संगीत रत्नाकर एंड थर्ड इज संगीत पारिजात। उसमें अगर पहला देखें तो संगीत मकरंद में आपको देखने को मिलेगा कि संगीत मकरंद जिन्होंने लिखा उनका नाम था स्कॉलर नारद। मतलब कि नारद मुनि ने संगीत मकरंद लिखा हुआ है। और ये उन्होंने कब लिखा? करीब करीब आज से 2100 साल पहले। 2100 साल पहले भारत में संगीत मकरंद का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, जिसे बनाया था किसने? जिसे बनाया था महर्षि नारद ने। और इसके अंदर कुछ 19 वीणाएं हैं और 101 रिदम का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। सेकंड ग्रंथ इज संगीत रत्नाकर। रत्नाकर की अगर बात करें तो पंडित सारंग देव ने रत्नाकर को बनाया हुआ है। एंड पंडित सारंग की बात करें, सारंग देव की, तो वो दौलताबाद यानी कि देवगिरी में रहते थे। एंड इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि वो साउथ इंडियन म्यूजिक एज वेल एज नॉर्थ इंडियन म्यूजिक से बहुत ही फेमिलियर थे। इसके अलावा देयर वॉज वन एक्सपर्ट जिनका नाम है पंडित विष्णु नारायण बातखंडे, जो कहते हैं कि संगीत रत्नाकर बुक इज वन ऑफ द ऑथेंटिक बुक ऑफ म्यूजिक इन द हिस्ट्री एवर मेड। राइट, तो संगीत रत्नाकर इज एन इम्पोर्टेंट पोर्शन, इम्पोर्टेंट पार्ट इन आपका योर म्यूजिक सेक्शन। एंड इसके बाद द लास्ट वन इज संगीत पारिजात। संगीत पारिजात की अगर बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। एंड पंडित अहोबले ने संगीत पारिजात को बनाया था, लिखा था 1665 में। अब ये जो पंडित अहोबल का संगीत पारिजात है, दैट वाज डेडिकेटेड टू ओनली नॉर्थ हिंदुस्तानी म्यूजिक। मतलब कि नॉर्थ इंडिया के म्यूजिक के ऊपर ही बेस्ड है। और इसके अंदर हर एक राग की अपनी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसा पंडित अहोबले ने बताया। एंड ही डिस्क्राइब 29 टाइप्स ऑफ ट्यून। ठीक है, 29 टाइप्स की ट्यून्स जो है वो यहाँ पे उन्होंने बताई हुई थी हमें इंडियंस को। राइट, इसके अलावा देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में आमिर खुसरो का टैलेंट बहुत ही फेमस था। आमिर खुसरो की बात करें तो उनको बहुत सारे लैंग्वेजेस की आती थी। और बहुत सारी लैंग्वेजेस के साथ साथ उनकी जो वाणी थी, उनकी जो मधुरता थी उनके बोलने में, दैट वाज फेनोमेनल। उनकी पोएट्री बहुत ही सही थी, बहुत ही अच्छी थी। एंड उसी की वजह से उसे तीतु कुतिय हिंद यानी कि पैरट ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके अलावा जब भारत के अंदर भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ 15th एंड 16th सेंचुरी में, तभी भी बहुत सारे भजन, बहुत सारे लोक कलाकारों के थ्रू जो है इस पर्टिकुलर पूरी मूवमेंट का फैलावा किया गया। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि देयर वर सर्टेन सेंट जिन लोगों ने इनका फ़ायदा उठाया। देयर वर सेंट जो आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे भक्ति मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड थे। भक्ति मूवमेंट की अगर बात करें तो देयर वर चैतन्य महाप्रभु, कबीर, तुलसीदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता वगैरह वगैरह बहुत ही फेमस आपके भक्ति संगीत के क्या हुआ करते थे? महारथी हुआ करते थे। इसके अलावा डिसिपल्स ऑफ स्वामी हरिदास, बेजू बावरा, तानसेन एंड ड्यूएट गर्ल ताना रेड्डी आर कंसिडर्ड एज द रेयर जेवल्स ऑफ द म्यूजिक ऑफ 15th सेंचुरी। मतलब स्वामी हरिदास के 3 यहाँ पे फेमस डिसिपल्स थे यानी कि शिष्य थे, जिसमें पहले थे बेजू बावरा जिसे बैजनाथ कहा जाता था। सेकंड है आपके तानसेन जो कि अकबर के दरबार में हुआ करता था। एंड तीसरा है आपके ड्यूएट गर्ल ताना रेड्डी, जिनकी स्टोरी मैंने ऑलरेडी शेयर करी हुई थी अब पहले के वीडियोस में, आप वहाँ पे जाके डेफिनेटली देख सकते हो। एंड इसके अलावा ताना रेड्डी का जो फेस्टिवल है वो आपको हर एक महीने की हर एक जनवरी की 15 जनवरी को 15 डेट को यहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे सेलिब्रेट करा जाता है? तो उसे आपके वडनगर में सेलिब्रेट कराया जाता है। कौन से एरिया में? वडनगर में। So this is all about, music in Indian history and Indian art, right?